तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है वीपीओ की क्लास में। और आज हम स्वच्छ भारत मिशन को कवर करेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन योजना वाले पोर्शन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे एक से दो क्वेश्चन निश्चित आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन तो आपको बेसिक लेवल का देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन हो सकता है कि थोड़ा थ्योरेटिकल पूछ ले आपसे। तो आज हम थोड़ा एडवांस लेवल के स्वच्छ भारत मिशन के क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ पर हमने कोशिश की है कि बेसिक से सारा कुछ स्वच्छ भारत मिशन का कवर हो जाए, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें। हालांकि हम आज शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, और इसमें सिर्फ एज अ डेमो आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए, यदि आपको पसंद आते हैं तो फिर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लगभग इससे 60 से 65 क्वेश्चन करवाएंगे। अभी हाल इस वीडियो में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन की एक सीरीज देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस का लेवल आप लोग बताइएगा। यदि आपको पसंद आते हैं क्वेश्चन तो फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूरे स्वच्छ भारत मिशन को कवर करते हुए अगली क्लास में पूरे 60 से 70 क्वेश्चन कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज आप लोग देखिए और एनालाइज करिए क्वेश्चंस, आपसे कितना सॉल्व हो पा रहा है, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उन्हीं के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, या कुछ सोचना पड़ रहा है आपको अलग से। अभी तक जहाँ से भी आपने पढ़ा है उस बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए अभी। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से उठाएंगे। स्वच्छता कार्यक्रम कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या ज़रूरत थी इसकी, और क्या क्या सफलताएं हासिल की यदि कोई स्वच्छता प्रोग्राम लागू हुआ भारत में। ठीक है, बेसिक से उठा के हम सीधे एक एक प्रोग्राम को देखते जाएंगे। एक एक प्रोग्राम को देखते देखते हम लोग स्वच्छ भारत मिशन तक आएंगे। ठीक है, तो आज तो हम देखिए बेसिक ही कवर करेंगे और थोड़ा बहुत स्वच्छ भारत मिशन के आपको एक दो क्वेश्चन दिखाएंगे। आप उनका लेवल देखिए और हमें बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। क्लास का पहला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन की महत्वता पर हम पहले बात करेंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन की महत्वता इस बात से पता की जा सकती है कि विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2006 में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि शौचालयों और पारंपरिक स्वच्छता की अनुपस्थिति के कारण भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद का कितना नुकसान उठाना पड़ता था। यहाँ पर आपको बताना है 2006 में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि भारत में शौचालय और पारंपरिक स्वच्छता की अनुपस्थिति के वजह से उसको कितना नुकसान उठाना पड़ता है। स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई महामारी फैल जाती है तो उसके पीछे खर्च करना पड़ता है सरकार को अपना धन, और उससे क्या होता है, जीडीपी का नुकसान होता है। तो ये आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा, 7.5%, 11%, 6.4% या 9.2%। तो विश्व बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें कहा था कि भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 6.4% तक का नुकसान उठाना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर पारंपरिक स्वच्छता की अनुपस्थिति है, शौचालयों की अनुपस्थिति है, लोग बीमार पड़ते हैं जल्दी जल्दी, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 6.4% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। अब प्रथम स्वच्छता कार्यक्रम की बात कर रहा है। ठीक है, स्वतंत्र हुआ भारत हमारा और उसके बाद प्रथम स्वच्छता कार्यक्रम जो चालू हुआ था वो वर्ष 1954 में हुआ था। उस समय बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के बाद देश में स्वास्थ्य की समस्याएं थी, महामारियां फैली हुई थी, लोग कुपोषण से पीड़ित थे और ऊपर से स्वच्छता भी नहीं थी और इस पर किसी का ध्यान भी नहीं गया था। लेकिन 1954 में पहली बार स्वच्छता कार्यक्रम की जरूरत महसूस की गई और स्वच्छता कार्यक्रम को स्थापित किया गया वर्ष 1954 में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की थी, CRSP। ठीक है, CRSP की शुरुआत बतानी है किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और सम्मान प्रदान करना। निजता और सम्मान प्रदान करने का मतलब क्या है कि महिलाएं जो हैं शौच करने के लिए घर से बाहर जाती थी, ठीक है, खुले में बैठती थी, तो उनसे उनकी निजता का हनन होता था, साथ ही साथ सम्मान में भी कमी आती थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत हर एक परिवार को स्वच्छता शौचालय के निर्माण की राशि प्रदान की गई।
सही कथन आपको बताना है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रामीण लोगों में जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक जोर दिया गया। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ये बिल्कुल सही बात है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 से लागू हुआ था। ठीक है, सीआरपीसी का उत्तराधिकारी कार्यक्रम था। और इसके बाद यहाँ पर ये जो चीज लिखी गई है हर एक परिवार को, तो यहाँ पे ये चीज गलत लिखी हुई है, क्योंकि ये एक मांग आधारित कार्यक्रम था। कैसा था? मांग आधारित कार्यक्रम था। इसमें मांग करनी होती थी आपको सरकार से कि हमें शौचालय बनवाना है, हमें धनराशि की जरूरत है, तब वो सरकार आपको धनराशि प्रोवाइड करती थी। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं था, क्योंकि उस समय पर एक विचारधारा इस तरीके की थी गाँव में कि हम घर में अपने शौचालय नहीं बनवा सकते हैं, अशुद्ध होता है। इस तरीके की विचारधाराएं थी, रूढ़िवादी विचारधाराएं थी, जिस वजह से हर किसी को सरकार दे भी नहीं सकती थी और हर कोई बनवाना भी नहीं चाहता था अपने घर में शौचालय वगैरह। वो तो अब है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आईईसी पे इतना खर्चा किया गया है कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई, लोगों ने समझा, खुले में शौच करने से माने, और लगभग लगभग ये मान के चलिए स्वच्छ भारत मिशन सफलता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर परिवार को स्वच्छता शौचालय के निर्माण के लिए राशि प्रदान नहीं की जाती थी। ये मांग आधारित कार्यक्रम था, जो मांग करता था उसी को राशि प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब ग्रामीण लोगों में जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छता सुविधाओं की मांग पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि दूसरा स्टेटमेंट, संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों से स्वच्छता की मांग पैदा करवाने के लिए उन्हें शिक्षा और संचार, सूचनाएं प्रदान करवाई जाती थी और इन्हीं गतिविधियों पर अधिक जोर दिया जाता था। तो यहाँ पर केवल कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है व्याख्या, आप लोग पढ़ लें इसको, व्याख्या को। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया कौन सा स्वच्छता प्रोग्राम टीएससी का उत्तराधिकारी प्रोग्राम था? जो संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम टीएससी, उसका उत्तराधिकारी यानी अगला प्रोग्राम कौन सा था? 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया था, तो इसका नाम था निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012 से शुरू किया गया था और ये संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम का उत्तराधिकारी प्रोग्राम था। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना, ताकि नई रणनीतियों और संतृप्त दृष्टिकोण के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से कवर किया जाए। और एनबीए ने निर्मल ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से संतृप्त परिणामों के लिए पूरे समुदाय को कवर करने की परिकल्पना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको सही कथन चुनना है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को गांधी जी के जन्मदिन पर की गई थी। और दूसरा है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 उप मिशनों के साथ की गई थी। तो पहले स्टेटमेंट में डेट गलत दी हुई है, 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की, और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 उप मिशनों के साथ की गई थी, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो ठीक है, यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत था। यहाँ पर केवल कथन 2 सही है। आगे देखें इसकी व्याख्या। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और सुरक्षित स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। दूसरा है, मिशन समन्वयक कौन है? मिशन समन्वयक इसके अंतर्गत है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, और इसके 2 उप मिशन होंगे, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और इसका संचालन कौन करेगा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। ग्रामीण वाले का पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और शहरी वाले का आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ये दोनों अपने अपने उपमिशनों के साथ काम करेंगे और इन दोनों का ही उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस या किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना, स्वच्छता सफाई को बढ़ावा देना और खुले में शौच को समाप्त करना। तो बिल्कुल ये भी एक उद्देश्य था। 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना, ये भी उद्देश्य था। जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को स्थायी स्वच्छता प्रथाओं और सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ये भी उद्देश्य था। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, ये उद्देश्य थे कुछ स्वच्छ भारत मिशन के। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। उससे पहले जो भी लोग बीपीओ की तैयारी
कर रहे हैं अभी, और उनकी तैयारी में कोई भी दिक्कत आ रही है या टॉपिक वाइज किसी कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ये एक पेड ग्रुप है, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है पीडीएफ नोट्स ग्रुप में। योजना का आपको सेपरेट मटेरियल प्रोवाइड कराया गया है यहाँ पर, और टॉपिक वाइज क्विज है हर सब्जेक्ट के ऊपर, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, कंप्यूटर, सभी टॉपिक्स से आपको क्विज मिल जाती हैं। और टॉपिक वाइज है, जैसे उत्तर प्रदेश में आप खनिज की क्विज लगाना चाहते हैं तो खनिज का टॉपिक पढ़िए, फिर उसके बाद क्विज लगा के देखिए। और यहाँ पर 13 फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 15 फुल मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पर ये एडवांस लेवल के मॉक टेस्ट मिलते हैं, और इनका पीडीएफ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही क्विज बोर्ड में आपको लाइव क्विज देने को मिलती है, लाइव मॉक देने को मिलता है। यहाँ पर टोटल आपको 7,500 क्वेश्चन की कवरेज मिल जाती है, और सारे क्वेश्चन हैं जो यूनिक क्वालिटी के रहेंगे, हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और आरजीएसए हो गया, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, करंट अफेयर्स, इन टॉपिक से सेपरेट कंटेंट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये एडमिशन की फीस है। आप यहाँ पर इस आईडी पर पेमेंट करके इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। आगे देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है यहाँ पर आपको। इस क्वेश्चन में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर कथन दे रखा है, भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में स्वच्छता कार्यक्रम कभी पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं कर सकता। और कारण दिया है, स्वच्छ भारत मिशन राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान नहीं करता है, क्योंकि स्वच्छता जो है समवर्ती सूची का विषय है। तो देखो, कारण भी, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, क्योंकि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देशों में ही अभी स्वच्छ भारत मिशन सफल हुआ है और अपनी सफलता की ओर आगे अग्रसर भी है। ठीक है, तो स्वच्छता कार्यक्रम ऐसा नहीं कि बड़ी आबादी वाले देशों में पूर्ण रूप से सफलता हासिल नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है यदि उस पर अच्छे से कार्य किया जाए। और कारण, स्वच्छ भारत मिशन राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान नहीं करता है। ये लचीलापन है जो उन्हीं को प्राप्त होता है जो राज्य सूची के विषय होते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स पर राज्य सरकारों को लचीलापन प्रदान होता है। और जबकि जो स्वच्छता है वो राज्य सरकार का विषय होती है, ना कि समवर्ती सूची का। तो यहाँ पे बिल्कुल राज्यों को लचीलापन प्रदान किया जाता है, और जो केंद्र होता है वो खाली पूरक या सहायक की भूमिका निभाता है। यहाँ पर जो भी आपको सहायता चाहिए राज्यों को क्रियान्वयन में, वहाँ पर आपकी मदद केंद्र करेगा, लेकिन राज्यों को पूरी छूट होती है कि वो अपने कार्यक्रम बना सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित। उन्हें किस तरीके से क्रियान्वयन करना है वो भी वो तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों असत्य हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र सरकार जो है पूरक की भूमिका निभाती है। ये स्टेटमेंट दे रखा है पहला। और दूसरा स्टेटमेंट है, समुदायों में व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने का मुख्य काम केंद्र सरकार का है। देखिए, यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन में केंद्र सरकार जो पूरक की भूमिका यानी सहायक की भूमिका निभाती है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन की गतिविधियों को लागू करने के लिए जब राज्य स्तरीय संस्थानों को सहायता की जरूरत होती है, उनको मार्गदर्शन की जरूरत होती है, तब कौन काम करता है? वहाँ पर केंद्र सरकार काम करेगा, और केंद्र सरकार आगे आकर राज्य सरकारों को मदद प्रोवाइड कराएगी। व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, ये सारे उपाय सुझाएगी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को। ठीक है, प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने का काम भी केंद्र सरकार करेगा राज्य सरकारों के लिए। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत सरकार की भूमिका, देश के लिए इसकी सख्त जरूरत को पहचानते हुए एक केंद्रित कार्यक्रम को मिशन का दर्जा देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाना होगा। रणनीति के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं, पहला तत्व है जमीनी स्तर पर गहन व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को शुरू करने के लिए जिलों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थागत क्षमता को बढ़ाने का काम आएगा, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों को लागू करने, सामूहिक परिणामों को मापने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं को मजबूत करना। फिर समुदायों में व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय संस्थानों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने का काम भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए, जिसमें कार्यक्रम की आवश्यक 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाली गतिविधियों का रोड मैप शामिल होगा, निम्नलिखित में से कौन है?
अब यहाँ पर हर राज्य को कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करनी होती है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करना है सभी राज्यों के द्वारा। अपने रोड मैप में प्रत्येक राज्य को इन तीनों चीज़ों को कवर करना होगा। तो वो 3 क्षेत्र बताने हैं आपको कि कौन-कौन से रोड मैप के अंतर्गत होने चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर जो पहला है योजना, वित्तीय समावेशन, कार्यान्वयन, आर्थिक सशक्तिकरण, स्थिरता। इनमें से देखिए योजना इंपॉर्टेंट है, सभी को योजना बनानी होगी सभी राज्यों को। ठीक है? फिर योजना, उसके बाद कार्यान्वयन कैसे होगा, कार्यान्वयन आपको बताना होगा अपने रोड मैप में, और इसके बाद कार्यान्वयन होने के बाद इसको आप स्थिर कैसे रखेंगे, यानी सस्टेनेबल कैसे बनाएंगे। तो स्थिरता इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रोड मैप में आपके, ये तीनों क्षेत्र होने ही चाहिए। तो योजना, कार्यान्वयन और स्थिरता, यानी कि 1, 3, 5 हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसबीएम ग्रामीण की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के उद्देश्य से यह प्रस्तावित है कि डैश को हस्तक्षेप की आधार इकाई माना जाए, जिसका लक्ष्य ओडीएफ ग्राम पंचायत बनाना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एसबीएम की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन के लिए आधार इकाई कौन सी होगी। यानी कि आधार इकाई का मतलब है बिल्कुल बेस इकाई, जहां से हम स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित करेंगे बेस लाइन से। तो ये बेस लाइन होती है जिला, स्वच्छ भारत मिशन के लिए बेस लाइन जिला होती है। यहीं पर योजना बनाई जाएंगी, कार्यान्वयन की रणनीतियां भी यहीं से तैयार की जाएंगी, और फिर उन कार्यान्वयन की रणनीतियों के हिसाब से ग्राम पंचायतों में, जिले के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें आएंगी वहां पर एसबीएम जी की योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिला योजना और कार्यान्वयन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व, जिला योजना और कार्यान्वयन का नेतृत्व यहाँ पर पहला तो जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। फिर जिला चिकित्सा अधिकारी का इससे कोई मतलब नहीं होता है। सीईओ ऑफ जिला पंचायत या परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल नेतृत्व कर सकता है जिला योजना और कार्यान्वयन का स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। जिला पंचायती राज अधिकारी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी जिला कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, जिला पंचायतों के सीईओ से मिशन का नेतृत्व करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि मिशन की जिलेवार योजना बनाने और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में सुविधा हो। प्रत्येक जिले से समयबद्ध तरीके से जिलों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए रणनीतिक योजना बनाने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। और यहाँ पर हर जिले को जिला स्वच्छता योजना विकसित करनी होती है, जिसके लिए निगरानी भी की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता दूतों को प्रतिमाह 3,000 रुपये माह के वेतन पर रोजगार प्रदान किया गया। स्वच्छ ग्राहियों पर होने वाले व्यय का वहन एसबीएम जी के आईईसी घटक के माध्यम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, स्वच्छता दूतों की भर्ती का प्रावधान था, लेकिन ये एक वॉलेंटियर प्रोग्राम था। कैसा था? वॉलेंटियर प्रोग्राम था। यहाँ पर किसी भी प्रकार के रोजगार देने की बात नहीं कही गई थी कि ये आपको रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ पर आप वॉलेंटियरी काम कर सकते थे, और हर राज्य को ये व्यवस्था की गई थी कि वो अपने यहाँ के स्वच्छता दूतों को जितना भी पैसा देना चाहे वो दे सकती है। ठीक है, मतलब कि आप एक पारिश्रमिक के रूप में जितना भी देना चाहे एज अ वॉलेंटियर, आपको लगता है कि कोई इंसान कितनी मेहनत करता है उस आधार पर आप पारिश्रमिक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पर यहाँ पर कोई रोजगार का आश्वासन नहीं दिया गया कि ये रोजगार है, परमानेंट रोजगार है। तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, और ना ही ये 3,000 रुपये प्रति माह वाली वेतन वाली बात भी सही है। आगे हम बात करें तो स्वच्छता ग्राहियों पर होने वाले व्यय का वहन एसबीएम जी के आईईसी घटक के माध्यम से किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो आईईसी घटक के अंतर्गत राज्य सरकारों को ही वहन करना होता था जो भी इन पर व्यय आया था स्वच्छ ग्राहियों पर। तो यहाँ पर केवल कथन 2 सत्य है। आगे हम इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। इस मिशन को सफल बनाने के लिए गांव स्तर पर समर्पित, प्रशिक्षित और उचित प्रोत्साहन वाले स्वच्छता कार्यबल की आवश्यकता थी। ठीक है, और पैदल सैनिकों या स्वच्छग्राहियों की एक सेना, जिन्हें पहले स्वच्छता दूत के रूप में भी जाना जाता था। पंचायती राज संस्थाओं, सहकारी समितियों, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला समूहों, समुदाय आधारित संगठनों
और स्वयं सहायता समूहों, जल लाइनमैन या पंप ऑपरेटरों आदि के माध्यम से विकसित और नियोजित करना था इन स्वच्छाग्रहियों को, जो पहले से ही ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। आगे बात करें तो राज्यों को अपने स्वच्छाग्रहियों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश और मानदेय पारिश्रमिक तय करना है, जो समर्पित और गंभीर कार्यकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक हैं। और स्वच्छाग्रहियों पर होने वाले खर्च को एसबीएमजी के आईईसी घटक के माध्यम से वहन किया जा सकता है। इनका मेन काम क्या होता था कि लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करना, उनके फायदे बताना, ठीक है, लोगों की विचारधाराओं को बदलना। तो ये सब काम स्वच्छग्राहियों के द्वारा किए जाने थे और प्रत्येक गांव में कम से कम एक स्वच्छग्राही होना ही चाहिए था। ठीक है, प्रत्येक गांव में महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी। इसमें जिन ग्राम पंचायतों में 2 से अधिक स्वच्छग्राही है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि कम से कम एक महिला उनमें जरूर हो। ठीक है, और स्वच्छाग्राही एक स्वैच्छिक पद है, यानी वॉलेंटियर पद है, ना कि रोजगार। चयन प्रक्रिया के दौरान ही ग्राम पंचायत में यह संदेश स्पष्ट रूप से फैलाया जाना चाहिए। हालांकि स्वच्छाग्रहियों को गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने में उनके योगदान के लिए उचित प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओडीएफ सत्यापन की प्रक्रिया ग्राम सभा या गांव द्वारा ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने की स्व घोषणा के प्रस्ताव के साथ शुरू होगी, या ओडीएफ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, इसमें कम से कम 2 सत्यापन किए जा सकते हैं। आपको सही कथन बताना है। तो ओडीएफ सत्यापन की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है कि जब ग्राम सभा या गांव स्व घोषणा करता है कि अब हम ओडीएफ मुक्त हो गए हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सत्यापन प्रक्रिया चालू होती है, जो आपने स्व घोषणा की है उसके आधार पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। फिर ओडीएफ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, इसमें कम से कम 2 सत्यापन किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें अगर आपने स्व घोषणा की है ओडीएफ गांव की, तो फिर वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कम से कम 2 सत्यापन किए जाते हैं। एक सत्यापन 3 माह के अंदर होता है और दूसरा सत्यापन 6 माह के अंदर होता है। तो यहाँ पर 2 सत्यापन किए जा सकते हैं कम से कम, और उसके बाद राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सत्यापन कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देख लेते हैं व्याख्या कि ओडीएफ सत्यापन की प्रक्रिया ग्राम सभा या गांव द्वारा ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने की स्व घोषणा के प्रस्ताव के साथ शुरू होगी। सत्यापन की इकाई गांव होगा। चूंकि ओडीएफ एक बार की प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम 2 सत्यापन किए जा सकते हैं। ओडीएफ स्थिति को सत्यापित करने के लिए पहला सत्यापन घोषणा के 3 माह के भीतर किया जाना चाहिए, और ओडीएफ की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पहले सत्यापन के लगभग 6 महीने बाद दूसरा सत्यापन किया जा सकता है। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। एसबीएमजी यानी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पात्र परिवारों का चयन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब जो शौचालय के लिए राशि प्रदान की जानी है, तो उसमें आपको बताना है कि किनको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है एपीएल प्रत्येक ग्राम में, और दूसरी होती है बीपीएल। ये दोनों लिस्ट होती हैं। तो इनमें तो वरीयता क्रम हमें पता ही है कि सबसे पहले बीपीएल को वरीयता दी जाएगी और फिर एपीएल को। अब लेकिन इसके अंदर सब कैटेगरी में किसको वरीयता दी जाएगी, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। स्मॉल फार्मर्स, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और लैंडलेस लेबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे पहले वरीयता किसको दी जाएगी, फिर उसके बाद किसको दी जाएगी वरीयता। तो देखिए, सबसे पहले तो SC ST को वरीयता दी जाएगी। SC ST को वरीयता इसलिए दी जाएगी क्योंकि यही लोग हैं जो गांव में सबसे ज़्यादा हाशिए पर होते हैं। ठीक है, और स्वच्छता संबंधी जो भी कमियां होती हैं गांव में, SC ST समुदाय में अधिकता से देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उच्च समाज के लोग होते थे, उनके घरों में तो शौच होते भी थे, पर इन तबकों के लोगों के में SC और ST समुदाय के लोगों में आज भी शौच से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि शौच की व्यवस्था ही नहीं है घर पे, और अगर करना भी चाहें तो उतने फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है कि वो व्यवस्था कर सके। तो सबसे पहले तो SC और ST को यहाँ पर जगह दी गई कि आप आएंगे, इनको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आते हैं हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो भी लोग होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। फिर लैंडलेस लेबर होंगे जो, उनको वरीयता दी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर स्मॉल फार्मर्स आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर वुमेन हेडेड हाउस होल्ड, इनको वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर आपका क्रम बन जाएगा 3, 4, 5, 1
और 2। तो 3, 4, 5, 1 और 2 ये हमारा सी ऑप्शन में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आज 15 क्वेश्चन देखे हैं, जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और आप लोगों को पसंद आए तो बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इस सीरीज के जो स्वच्छ भारत मिशन है, इसके ग्रामीण, शहरी, सारे फेज़ 1, फेज़ 2 से सारे जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरीके के, उनको यहाँ पर कवर कर दिया जाएगा। 60 से 65 क्वेश्चन की एक सीरीज ले आई जाएगी, और सारे स्वच्छ भारत मिशन के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ इसके अलावा यदि आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में पहले भी बता दिया गया है कि आपको टॉपिक वाइज कंटेंट पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के पंचायती राज, यूपी, कंप्यूटर, सेपरेट योजना का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। 150 प्लस टॉपिक वाइज क्विज दी जाएंगी, और 12 फुल मॉक टेस्ट, साथ ही साथ 15 फुल मॉक टेस्ट डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पर मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और फी है इसकी अभी इस समय 299 रुपी। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लास कैसी लगी आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।